स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग एक खामगांव में, और मेरे साथ है इंजीनियर दीपक नागरानी साहब कि जो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा काम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने नागपुर से इंजीनियरिंग करी है और फिर खामगांव में आने के बाद उन्होंने कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो उन सब के बारे में, उनके जर्नी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में आज बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मतलब आपने स्कूल कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया, और सिविल इंजीनियरिंग ये फील्ड चूज कहाँ से किया? मतलब कौन इंस्पिरेशन था आपका कि जहाँ से आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा? जी, नमस्कार। सबसे पहले स्कूल तो मैंने खामगाँव से ही किया है, एसएसजेवी ज्ञानपीठ यहीं पे स्कूल है, वहीं से मैंने स्कूलिंग किया। हम्म, स्कूलिंग के बाद फ्रैंकली स्पीकिंग जो आपका क्वेश्चन था कि फ़ील्ड मैंने कहाँ से सिलेक्ट की, हम्म, सबसे मेन मेरा वो पॉइंट था कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, उस टाइम पे मेरा घर हमने शिफ्ट किया, हमको घर बनाना था। तो जब घर शिफ्ट किया और बस एग्ज़ाम के लिए रुके थे हमारी कि 10th की एग्ज़ाम हो और हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो जब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, मेरे 10th की जो 2 ढाई महीने का टाइम पीरियड था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे यही फ़ील्ड में जाना है। मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया उस टाइम पे उस फ़ील्ड में। तो वहाँ से फिर मेरे माइंड में आ गया कि यही फ़ील्ड में जाना है, तो फिर मैंने सिलेक्ट किया कि फिर डिप्लोमा भी इसी में ही करना है। वाह। फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, वो भी हम्म, खामगाँव से ही किया। और डिप्लोमा होने के बाद फिर ऐसा था कि इंजीनियरिंग कहीं कोई हायर लेवल से करना है, बाहर जाके करना है, तो फिर वो रायसोनी कॉलेज एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा फ़ेम था। तो वो सिलेक्ट किया कि ठीक है, हमको रायसोनी चलेगा। रायसोनी से इंजीनियरिंग करने के बाद जो एक्सपीरियंस आया और वहाँ के जो एक्सपीरियंस स्टाफ से जो सब सपोर्ट मिला, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वाह, उस वजह से आज ये वर्किंग है। क्या बात है, क्या बात है। और फिर आपने कहीं प्रैक्टिस वगैरह की या फिर डायरेक्ट अपनी कंसल्टेंसी शुरू करी? नहीं, मैंने 2 साल अच्छा, 2018 से 2020 तक 2 साल मैंने, मेरे जीजू आर्किटेक्ट है नागपुर में, अच्छा, आर्किटेक्ट ओम ठकरानी, ओके, उनके अंडर वर्क किया। उनके अंडर मेरे को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे वहीं से आया वाह, और वहाँ का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के बाद फिर मैंने खुद का वर्किंग खामगाँव में स्टार्ट स्टार्ट की। किया। चलो, तो अब आते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़े सवाल के ऊपर। जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा, इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और जिस बिल्कुल। एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा है। तो इस अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना भी कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। तो जी। आप कैसे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं सिचुएशन को? अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे मेन दिक्कत हमको जो जाती है कि अनस्किल्ड लेबर और साथ में चाइल्ड लेबर, हम्म, दोनों चीज़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। वो स्ट्रिक्ट उन पे होना पड़ता है हमको, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स पे, कि अनस्किल्ड लेबर अगर जो भी हमारा वर्क है, सपोज़ ब्रिक वर्क के टाइम, प्लास्टर के टाइम, वो जब तक हम 2-3 बार उसको रिजिडली रोकते नहीं हैं, मैंने 2-3 बार ऐसे मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स को 2-3 बार रिजिडली रोका है कि नहीं, ये अनस्किल्ड लेबर है, इसको यहीं पे रुका दो, इससे यहाँ आगे वर्क नहीं होगा, बाकी का वर्क कल करना, आज मत करो। पर हमारे को स्किल्ड लेबर ही चाहिए। ना, ना, या चाइल्ड लेबर आता है तो उनको रुका देते हैं कि नहीं, ये चाइल्ड लेबर को आप यहाँ रुकाइए, इससे वर्क मत कराइए, भले ही वो है चाइल्ड है, घर पे कोई नहीं है, यहाँ रुके, लेकिन वो वर्क ना करे। लेकिन उसकी वजह से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती है। ना, ना, ज़रूरी नहीं है हम हर टाइम हर साइट पे अवेलेबल रहेंगे, हम्म, तो अनस्किल्ड लेबर कहीं न कहीं कुछ वर्क कर लेता है, तो वो उसके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। काफ़ी दिक्कत होती है। अब बारी आती है कि इस फ़ील्ड की टेक्नोलॉजी की। आपने जब इंजीनियरिंग किया तब और आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया होगा पिछले बहुत 6-7 ज़्यादा। साल में, और वो बदलती रहेगी रोज़। तो इस टेक्नोलॉजी चेंज को आप कैसे देखते हो? अभी आपको कैसा फ़ायदा होता है इस फ़ील्ड में? और अब आपको लगता है क्या कोई कोर्स मुझे करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी से जुड़े इसके लिए? बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है अभी, हुँ, जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़रिंग लेज़र टेप से स्टार्ट करें अगर, हुँ, वैसे मेज़रिंग टेप से हम जब गिनते थे तो हमको 2, लगभग कम से कम 2 पर्सन लगते थे, आज सिंगल पर्सन वो वर्क करता है। ऐसे अगर हम टेक्नोलॉजी पे स्टार्ट करते जाएँगे तो एंड तक बहुत सारी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं। आज जैसे अगर मुझे वर्किंग के लिए आप पूछेंगे कि आप कुछ सोचना चाहेंगे, तो बिल्कुल मेरी इच्छा है मैं 3DX मैक्स सीखूँ, जो आज विदिन अ मिनट ऑफ टाइम हमको 3D देता है और काफ़ी फ़ास्ट वर्किंग देता है, जिससे हमारा वर्किंग बहुत फ़ास्ट होता है। बस ऐसा है कि उसके लिए टाइम निकाल के वो सीखना ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप रेसिडेंशियल में ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए और एक सवाल है कि बहुत बार आपने एक डायलॉग कस्टमर से सुना होगा कि मेरा बजट बहुत कम है, हाँ, इस बजट में ही थोड़ा बिठा के दीजिए। हाँ, तो बीइंग सिविल इंजीनियर आपको तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करना रहता है, बिल्कुल। और कस्टमर का तो बजट कंसर्न रहता है। तो क्वालिटी और बजट, ये दोनों को आप कैसे बैलेंस आउट करते हैं? बेसिकली जहाँ पे किसी कस्टमर का बजट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, अगर मैं बजट जो दे रहा हूँ उससे 10-15% से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो हम यही बोलते हैं कि आप फिलहाल ऐसा कीजिए, एक फ्लोर कम बनाइए, लेकिन जो हमारा वर्किंग है
वो इतना प्रॉपर रखिए कि आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बराबर। +1 का स्ट्रक्चरल रहने ही दीजिए, अगर हम G+1 बनाए तो +2 तक का स्ट्रक्चरल रहने ही दीजिए, उसको हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम लिमिटेड वर्क जो आप इंटीरियर है वो कम करवाइए, अभी सिर्फ बराबर। सिविल करवा के कुछ टाइम रुक जाइए, पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया। मत करिएगा। ओके, और फिर अब आगे का एक सवाल ऐसा है इसमें आप 2-3 पैरामीटर्स है उसके। एक तो आप यंग भी हैं, एक इंजीनियर भी है और बेसिकली खामगांव से भी है। तो ये तीनों को देखते हुए आपको एक सवाल पूछना है, मतलब बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट का विजन हाँ। अगर ऐसे एक इंजीनियर के तौर पे आपके नजर आता है, तो आपको क्या-क्या पॉइंट्स लगते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर अब आने वाले 15-20 साल में काम होना चाहिए, अगर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को ओवरऑल डेवलप करना है तो? बेसिकली मैंने एक प्रोजेक्ट अभी-अभी जस्ट प्लानिंग किया है। अब मैं वो प्रोजेक्ट देने जा रहा हूँ नगर परिषद में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, खामगाँव में, कि पोडियम स्ट्रक्चर्स, ये पोडियम स्ट्रक्चर्स बहुत ही कॉमन चीज़ है नागपुर के लिए। ऐसे जो बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है। पोडियम स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उस पे वर्किंग करेंगे, जब भी वो देखेंगे, आपको समझेंगे, आप गूगल करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि वो क्या चीज़ है, जिससे हमारी स्पेस भी बचती है, हमको डबल स्पेस भी यूज़ में आती है, सब कुछ उसमें हमको एक्स्ट्रा मिलता है। बस ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारी एरिया में नहीं है, क्योंकि वो सैंक्शन नहीं होते। शायद हो सकता है, पता नहीं, अभी तक किसी ने डाले ही ना हो, पर अभी मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट डालने जा रहा हूँ खमगांव के लिए ही, पोडियम स्ट्रक्चर। अगर ये एक बन गया तो मैं आपको इन रिटर्न दे सकता हूँ कि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत वास्ट रहेगा। 50% प्रोजेक्ट पोडियम स्ट्रक्चर्स ही बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, और इसमें गवर्नमेंट कैसा हेल्प कर सकता है ऐसा आपको लगता है? आपने तो अभी प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, हाँ। तो उनकी तरफ से क्या आपको लगता है कि कैसे हेल्प होनी चाहिए तो ये जल्दी हो पाएगा? गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली वहीं पे आके हम स्टॉप हो जाते हैं कि यहाँ के एरिया के जो पर्सन्स हैं उनको पोडियम स्ट्रक्चर सैंक्शन करना है नहीं करना है, वो हमको बोलते हैं आप रुकिए, हम पूछ के बताते हैं। हम फिर वो खामगांव से फाइल बुल्ढाना भेजते हैं, वहाँ पे उनसे डिस्कस करते हैं, फिर वो बोलते हैं ठीक है हम बताते हैं। तो उस चक्कर में क्या, हमको सैंक्शनिंग को लेट काफी हो जाता है, इसीलिए मैक्सिमम पर्सन ये चीजों पे जाते ही नहीं है कि हमको कुछ न्यू करना है। अब न्यू करेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये है कि गवर्नमेंट पर्सन ने थोड़ा सा उस पर ध्यान देके हमको हेल्प करनी चाहिए कि बराबर। हमारे डिस्ट्रिक्ट का उतना ज़्यादा फ़ायदा हो, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो डिस्ट्रिक्ट का, और डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर उतना आगे बढ़े। बराबर। और इस फील्ड में अब जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं अब, हाँ, नए दोस्त आ रहे हैं, उनको आप एक सीनियर के तौर पे क्या सलाह देंगे इस फील्ड में बिल्कुल। आने से बेसिकली पहले? मैंने अभी 2-3 जूनियर्स के साथ वर्क किया। मैं यही सलाह दूँगा कि प्लीज़, प्लीज़ इतनी मेरी बात समझ के चलिए हुँ, कि लगभग कम से कम 1.5 से 2 साल किसी के अंडर वर्क कीजिए, तो ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। ठीक है, आपको टेक्निकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए 1.5-2 साल का किसी के अंडर वर्किंग बहुत ही नेसेसरी है। प्लीज़ वो वर्क कीजिए। और अब बारी आती है स्टील की। कंस्ट्रक्शन में स्टील सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो स्टील सिलेक्ट करते वक़्त आप क्या पैरामीटर्स उसमें देखते हो और तब डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये हमको यूज़ करना चाहिए? बेसिकली सबसे मेन आईएसआई मार्क, जो आज रेगुलर लगभग जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है वो स्टील पे मिलता ही मिलता है। उसके बाद में उसकी क्वालिटी, क्वालिटी देखने के लिए उसका वेट, मतलब एक बार का क्या वेट आ रहा है, बंडल क्या वेट का जा रहा है, और एफई कौन-सा है, जो भी अपना रहेगा 415, पैरामीटर्स वो बराबर। जैसा भी एफई आता है उस हिसाब से वर्किंग ओके। करें। और आपने आइकॉन स्टील कभी इससे पहले यूज़ किया है? आपका आइकॉन स्टील के लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया सर्विस है। मैंने अभी तक मेरे 2 प्रोजेक्ट्स में आइकॉन स्टील यूज़ किया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेरे को फ़ील हुआ कि ऐसा था कि मेरे को जब अपर हमारा स्लैब था, मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर हम आइकॉन का स्टील यूज़ कर रहे हैं तो हमको नीड नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा बीम में एक्स्ट्रा बार डालने की, क्योंकि उसका जो अ, लोड बियरिंग जो हमारा था वो प्रॉपर कैलकुलेटेड वर्किंग आ गया था उसमें, हुँ, तो एक्स्ट्रा बार डालने की नीड नहीं पड़ी, इसीलिए आइकॉन स्टील काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा। सो ये थे इंजीनियर दीपक नागरानी साहब, और मैंने जैसे बताया कि बहुत यंग है, और इस यंग इंजीनियर के साथ से हमें हमको देश की उम्मीद है कि वो कुछ नया बनते हैं, नया कुछ करते हैं, हमेशा उनको टेक्नोलॉजी सीखनी रहती है, और जैसे वो कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट अपने बुल्ढाना में भी कर रहे हैं, तो आने वाले कई सालों में आपके अच्छे-अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट बने, यही बिल्कुल। मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।